अपने निर्णयों को वो फिर से रिव्यू करती है समाज की आवश्यकताओं के अनुसार, तब फिर हम लोग इसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अगला इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू ही होगा। तो सर उसमें हम दोनों लोग इसे और इलैबोरेट करके देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म की, वहां सर और दोनों अच्छे से इसे PIL की समझेंगे। जरूरत ठीक है। पड़ेगी? सर दोनों में PIL की जरूरत पड़ेगी? हाँ, पीआईएल तो एक माध्यम है। पब्लिक इंटरेस्ट, देखो जनहित याचिका, तो जनहित क्या है? तो जनहित है जनहित के लिए न्याय। और जनहित के लिए न्याय किस तरीके से हो? तो दोनों तरीके से हो सकता है, रिव्यू के माध्यम से भी, एक्टिविज्म के माध्यम से भी। एक्टिविज्म में केवल एक बात आती है, इसे इतना सिंपल सा समझो। एक्टिविज्म जब वहां पर एक शब्द है तो उसका मतलब ये है कि जब न्यायपालिका अपने दायरे से बाहर निकल के, और अपने दायरे से बाहर माने कि न्यायपालिका का विधि की व्याख्या करने का अधिकार है, लेकिन वो भी तब है जब कोई उसके सामने कोई ऐसा प्रश्न लेके आए। लेकिन जब वो इस दायरे से बाहर निकल के विधि की व्याख्या करती है, कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है, सकारात्मक हस्तक्षेप करती है न्याय के लिए, तब इसे हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता कहते हैं। जैसे हाल फिलहाल में न्यायिक सक्रियता का जो एक मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है, वो ये आ रहा है कि एनसीआर में पर्यावरण बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए न्यायपालिका ने 2014-15 में डीजल की गाड़ियां यहां पर बैन कर दी और 10 साल से पुराने व्हीकल्स को बैन कर दिया। तो ये न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है, क्योंकि ये वाला जो एम्बिट है, ये विधायिका है, विधायिका कानून बना के करेगी। लेकिन न्यायपालिका ने उसमें अपनी सक्रियता को दिखाते हुए स्वतः संज्ञान लेके बढ़ते प्रदूषण के मामले को नियंत्रित करने के लिए, चूंकि राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट के रूप में देखा जाता है आर्टिकल 21 में, उसने बैन कर दिया। ये न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है। एक न्यायिक सक्रियता का उदाहरण और मुझे समझ में आ रहा है, न्यायपालिका ने 2G आवंटन को रद्द कर दिया था 2013-14 में, और नए सिरे से 2G आवंटन को उन्होंने शुरू किया। 2G आवंटन के लिए बिड्स वगैरह उन्होंने न्यायपालिका की निगरानी में उन्होंने की। अब 2G आवंटन मतलब सेकेंड जनरेशन का जो फ्रीक्वेंसी है, उसका आवंटन करने का अधिकार किसका था? सरकार का। ये कार्यपालिका के अंतर्गत आता था। ये तो पूरी तरीके से कार्यपालिका का प्रश्न है कि वो किस तरीके से जो सरकार की नीतियां हैं उन्हें लागू करेगी। न्यायपालिका का इसमें कोई मतलब नहीं था। लेकिन लोगों के हित के लिए, जनहित के लिए, और अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, तो जो आर्बिट्रेरी लेवल पर 2G आवंटन वगैरह हुआ वो उन्होंने रद्द कर दिया। ठीक है, ये न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है। सर गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर न्यायिक सक्रियता का एक अर्थ ये भी लगाया जा सकता है कि अगर न्यायिक सक्रियता है तो विधायक और कार्यपालिका अपना काम सही से नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल, यही है उसका अर्थ। अर्थ ही यही है। जब जब विधायिका और कार्यपालिका अपना काम पूरी तरीके से नहीं करते या उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो न्यायपालिका उस कमी को पूरा कर देती है। इस तरीके से न्यायपालिका अपने दायरे के बाहर आके उस कमी को पूरा करती है। इसी को हम लोग न्यायिक सक्रियता कहते हैं। लेकिन अब इसमें हम लोग देखेंगे इसे, न्यायिक सक्रियता को, आप इसको लेके इतना ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि आपने अभी कम ही इसके बारे में है, इसलिए इतने सवाल हैं। तो आप धीरे धीरे आगे चलने दें उसमें। न्यायिक सक्रियता
जुडिशियल रिव्यू हम लोग अलग से पूरा टॉपिक करेंगे, इससे ही सवाल सर, आएगा, ऐसे थोड़ी छोड़ दिया जाएगा इसे। सर ने अभी तो क्वेश्चन बहुत कुछ होना है। अभी तो ने आप कल इसको क्वेश्चन पूछा था सर, इसलिए पूछ रही थी मैं। उन्होंने कहा था कि पीआईएल किस में हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू में या एक्टिविज्म किसने में। क्या हुआ क्या मुझे आपकी आवाज एक तो बहुत कम आ रही है, आप थोड़ा सा अपनी आवाज वॉल्यूम को बढ़ाइए किसी भी माध्यम से। सर अब आ रही है आवाज? हाँ अब मुझे थोड़ी सी बढ़ी। सर कल अभ्युदय में क्वेश्चन पूछा था सर ने कि पीआईएल किस में डाली जा सकती है, रिव्यू में या फिर एक्टिविज्म में। तो सर उसका आंसर उन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म बताया था, रिव्यू को नहीं बताया। तो सर वहीं पे मुझे कंफ्यूजन हुआ। आपने पूछा उनसे कि क्यों जुडिशियल रिव्यू में ही हाँ आएगा? मैंने कहा सर एक्टिविज्म में तो जैसे कल आपने बताया था तो ये खुद उन्होंने से। क्या उत्तर बताया? छोड़ो। उन्होंने सर यही बोला कि नहीं इसमें ही होता है, और मतलब नहीं, क्यों होता है? सेटिस्फैक्टरी। सवाल ये नहीं है इसमें होता है, क्यों होता है ये उन्होंने बताया क्यों होगा इसी में ही। नहीं सर। जुडिशियल रिव्यू एक्टिविज्म दोनों में अंतर बताया? नो सर। जब उनको इस दोनों में अंतर का नहीं पता तो मुझे ये बताओ, क्या उन्हें ये कहने का अधिकार है कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म में ही आएगा? तर्क है, सोचो। सर जब उन्होंने मुझे ऐसे ये नहीं पता, बताया था कि मुझे छोड़ो ये छोड़ो 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 शॉर्ट में, जब मुझे ये नहीं पता जुडिशियल रिव्यू क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, तब मैं ये कैसे कह सकता हूं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जुडिशियल एक्टिविज्म में ही आएगी? क्या कह सकता हूं? नहीं सर। क्या मुझे कहना चाहिए? तो तुम जाके उनसे यही पूछना कि सर मैं समझ में नहीं आया, मुझे तो आप समझाओ क्यों आएगा जुडिशियल एक्टिविज्म में, जुडिशियल रिव्यू में क्यों नहीं आएगा? एग्जाम्पल देना, ताजा ताजा। ईडी वाले मामले में अभी जब सरकार ने अभी ईडी वाला जो केस था जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को अत्यधिक शक्तियां दी गई थी और उन शक्तियों के खिलाफ एक पीआईएल दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में कि इससे लोगों की, क्योंकि जो ईडी वाला जो एक्ट है जिसके थ्रू ईडी बनी थी तो 2013-14 का, तो उसको चैलेंज किया गया कि ये आर्बिट्ररी पावर दे देता है राज्य को। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना अभी 15 या 20 दिन पहले ही केस में भी, या 1 महीना पहले निर्णय दिया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीना पहले उसमें यह निर्णय दिया कि चूंकि करप्शन, भ्रष्टाचार न केवल भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा है बल्कि संपूर्ण विश्व में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का, विश्व में जो भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम है उसका एक भाग है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भारत में बनाना। और इसलिए अब उसमें सवाल क्या था, जो पीआईएल डली थी उसमें ये था कि ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है, आर्टिकल राइट टू लाइफ और लिबर्टी का 13 के अंतर्गत, 21 के अंतर्गत जो दिया गया है उसका उल्लंघन करता है ईडी एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है करप्शन के अगेंस्ट में, और भारत उसका एक सिग्नेटरी है, तो ये भारत की न केवल देश के स्तर पे भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का एक भाग है ईडी एक्ट, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जो एक मुहिम है उसका भी एक हिस्सा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इस मामले में कि इंटरनेशनल कन्वेंशन को, अंतर्राष्ट्रीय संधि को जिसका भारत एक सिग्नेटरी है, आधार बनाते हुए भारत में उस संधि को मौलिक अधिकार के ऊपर प्रीफरेंस दे दी, 21 के ऊपर उस संधि को प्रीफरेंस दे दी। अब इसके विरोध में न केवल, अब ये कर तो दिया न्यायाधीशों ने, लेकिन इसके विरोध में एक पब्लिक ओपिनियन बना, जाने माने ज्यूरिस्ट ने इसके विरोध में लिखा। उन्होंने ये कहा कि कैसे आर्टिकल 21 जो कि एक मौलिक, एक नेचुरल राइट के रूप में है,
उसको जुडिशरी सप्रेस कर सकती है एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के आधार पर, तब स्वतः संज्ञान लेते हुए जुडिशरी ने एक संवैधानिक पीठ गठित की है जो कि अपने निर्णय को रिव्यू करेगी, पूर्व के निर्णय को रिव्यू करेगी। वो 3 न्यायाधीशों का निर्णय था, अब 5 न्यायाधीश उसमें शामिल होंगे और उसके लिए उन्होंने उसको एक्सेप्टेंस दी है। अब उस पर निर्णय आएगा। इसे क्या कहेंगे? बल्कि उसमें पीआईएल है, उसमें शायद पीआईएल है, कुछ ज्यूरिस्ट ने पीआईएल लगाई है उसमें, उस पीआईएल के ऊपर उन्होंने संज्ञान लिया है और अपने मामले को उस निर्णय को फिर से रिव्यू करने के लिए उन्होंने एक पीठ गठित की, उसको स्वीकार कर लिया पीआईएल को और पीठ गठित की। पीठ गठित करके अब 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ बनाई है। अब वो निर्णय करेगी इसके ऊपर कि इंटरनेशनल कन्वेंशन, सवाल इसमें यह है कि अंतरराष्ट्रीय संधि, इंटरनेशनल कन्वेंशन ज्यादा प्रीफरेंसेबल है या मौलिक अधिकार किसी देश में जो कि प्राकृतिक अधिकारों के रूप में है। निर्णय क्या आएगा? आर्टिकल 21 के अंडर में आएगा। ईडी के कुछ कार्यों को सुप्रीम कोर्ट इसमें ट्रांसपेरेंसी के अंतर्गत उसे ले आएगा, ये निर्णय आएगा उसमें। जैसे एफआईआर वाला मामला है, सबसे ज्यादा वही है कि बिना एफआईआर के ईडी केवल शक के आधार पर किसी व्यक्ति को कस्टडी में ले सकती है बिना एफआईआर के, और वो जुडिशियल कस्टडी की तरीके से होती है। ये आर्बिट्रेरी पावर है। तो कुछ ईडी के जो एक्ट में कुछ इस तरीके की पावर हैं जो राज्य को आर्बिट्रेरी पावर देती हैं, आर्बिट्रेरी शक्ति देती हैं, वो इनको जो सुप्रीम कोर्ट है वो थोड़ा स्ट्रिंजेंट कर देगा, मतलब डाइल्यूट कर देगा, इनमें कुछ कमियां कर देगा। अब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी ईडी के काम में, ये इस बात की मुझे उम्मीद है, क्योंकि आर्टिकल 21 न केवल देश के लॉ के ऊपर है बल्कि आर्टिकल 13 से इंटरनेशनल कन्वेंशन का भाग होने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रताओं का हनन किया जाए। दुनिया भर के देशों में भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनाए गए हैं, लेकिन वहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को भी पूरा सम्मान दिया गया है। इस संदर्भ में भारत में भी देना होगा, तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप इसे कर लेगा। सर को ये उदाहरण देना, आज जाके, आज क्लास है उनकी। यस सर। तो सबसे पहले तो उनसे ये पूछना कि सर मुझे जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म में अंतर समझ में नहीं आया जी। फिर इस मामले का उदाहरण देना कि ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल पर संज्ञान लेते हुए, जो कि कुछ ज्यूरिस्ट ने दायर की, उस पर संज्ञान लेते हुए अपने 1 महीने पुराने निर्णय को रिव्यू करना एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, और इसी संदर्भ में एक संवैधानिक पीठ का गठन कर लिया। ये किसके अंतर्गत आएगा? जुडिशियल रिव्यू में आएगा या जुडिशियल एक्टिविज्म में आएगा? अगर पीआईएल केवल जुडिशियल एक्टिविज्म में दायर होती हो तो फिर तो ये रिव्यू नहीं है, एक्टिविज्म है। पर जुडिशरी तो अपने पूर्व के निर्णय का रिव्यू कर रही है, अपने पूर्व के निर्णय की पुनर्व्याख्या कर रही है। इसमें आर्टिकल कौन सा आ रहा है? 137, 137 के अंतर्गत। सर वैसे वो सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं, पर यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए हुआ कि हमने सुबह आपसे पढ़ा था तो उन्होंने सिर्फ एक को बताया तो कंफ्यूजन हुआ, तो मैंने पूछा भी था सर, पर सब लोग पीछे बोल रहे थे एक्टिविज्म ही होगा, और सर ने ये बोला कि पीआईएल एक पार्ट है एक्टिविज्म का। पर सर पीआईएल उसका पार्ट कैसे हो सकता है? पीआईएल एक पार्ट ही है उसका, और पीआईएल पार्ट का एक टूल है उसका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टूल इसलिए है कि पीआईएल के थ्रू कोई व्यक्ति, देखो यहाँ पर जुडिशरी की कॉन्सेप्ट ये है
कि कोई व्यक्ति जुडिशरी तब तक किसी न्याय को नहीं कर सकती, किसी न्याय में कोई अपना मत नहीं दे सकती जब तक कि कोई व्यक्ति उसके पास ना जाए। भागलपुर वाले मामले में ये बात बदली और जुडिशरी ने ये माना कि जरूरी नहीं है पीड़ित व्यक्ति ही न्यायालय के पास आए। क्या पीड़ित व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा? और अगर वो इस स्थिति में है कि वो न्यायालय के पास नहीं आ सकता, तो फिर न्यायालय की ये जिम्मेदारी बनती है कि जहां पर किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा, वहां वो स्वतः संज्ञान लेके और न्याय को प्रदान करे। इसी कॉन्सेप्ट को जुडिशियल एक्टिविज्म कहा गया, क्योंकि उसने अपने दायरे से बाहर निकल के जाके और न्याय की कॉन्सेप्ट को लागू करने की बात रखी। इसी को हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। भागलपुर वाले मामले से ये शुरू हुआ। इसमें पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब तक सुनोगी नहीं तब तक कैसे समझोगी। उसके बाद ये शुरू हुआ, जनहित याचिकाओं की कॉन्सेप्ट आई। सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना कि अब ये जरूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति ही न्यायालय के पास आए, पीड़ित व्यक्ति के बिहाफ पर कोई अन्य व्यक्ति भी न्यायालय के पास आ सकता है। कोई अन्य व्यक्ति भी न्यायालय के पास आ सकता है और पीड़ित व्यक्ति का पक्ष रख सकता है, न्यायालय उसे सुनेगा। इसलिए न्यायालय ने अपने दायरे को बाहर किया, अपने दायरे से बाहर निकल गया। जो कन्वेंशन है जुडिशरी की इंडिया में, उससे वो बाहर निकला और प्रोएक्टिवली उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि न्याय की संकल्पना का जो बेसिक अधिकार था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो जुडिशरी ने स्वीकार की अपने मामले में। इसीलिए इसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। पीआईएल की जो कॉन्सेप्ट है वो जुडिशियल एक्टिविज्म से जुड़ी हुई है इस संदर्भ में। लेकिन पीआईएल के थ्रू वे अपने मामलों को भी, जुडिशरी अपने मामलों को भी रिव्यू कर सकती है। मान लीजिए कोई ऐसा उसने निर्णय दे दिया, न्याय निर्णय दे दिया जिसमें जनहित का प्रश्न छुपा हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य थे जिन्हें जुडिशरी नहीं देख पाया उस समय। तब ऐसे में अगर कोई जनहित याचिका आती है जो जुडिशरी से उसके पूर्व के निर्णय को पुनर्विलोकन करने की बात करती है, तब जुडिशरी पूर्व के निर्णय को पुनर्विलोकन कर सकती है। लेकिन ये पुनर्विलोकन 137 के अंतर्गत आएगा जब वो अपने पूर्व के निर्णयों को पुनर्विलोकन कर, चूंकि उसके पूर्व के निर्णयों को पुनर्विलोकन करने का जो अधिकार है वो उसके स्वयं के पास है 137 में, तो वो तो उसी के अंतर्गत आएगा। और ना ही उसने अपना कोई दायरा पार किया। जुडिशरी ने अपना दायरा कहां क्रॉस किया? पुनर्विलोकन का अधिकार तो है ही उसके पास में। तो इसमें एक्टिविज्म ये नहीं कहा जाएगा। एक्टिविज्म इस कॉन्टेक्स्ट में तो इसे कह सकते हैं, चूंकि पीआईएल के थ्रू से संज्ञान उसने लिया, लेकिन ये मौलिक रूप से जुडिशियल रिव्यू का प्रश्न है। जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत ही इसे देखा भी जाएगा, उसके अंतर्गत ही रखा जाएगा। ये किसी कार्यपालिका के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं है, किसी विधायिका के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं है। जब विधायिका और कार्यपालिका के मामलों में हस्तक्षेप करे न्यायपालिका, किसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के मामले को ध्यान में रखते, किसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से या स्वतः संज्ञान लेते हुए, दोनों ही आधार पर, तब ये साफ तौर पर जुडिशियल एक्टिविज्म का मामला होता है। इसी को हम लोग न्यायिक सक्रियता कहते हैं। ठीक है, चलो इसको हम लोग एक अगले पूरे टॉपिक के रूप में करेंगे। लेकिन ये जो दो बातें हैं, इसको जाके सर से पूछना जरूर, सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, आप मुझे इसे समझाइए। इस वाले मामले को जुडिशियल एक्टिविज्म में रखेंगे या जुडिशियल रिव्यू में रखेंगे? ठीक है, ओके सर। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। मुझे ये बताओ कल क्या किया था? कल कहाँ पे थे, जरा ये बता दो। सर ये हमने लिखा था भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की संकल्पना। स्वतंत्र न्यायपालिका की संकल्पना, ये हेडिंग लिखा था। नो सर, 3 पॉइंट हो गए थे, लास्ट था इस प्रकार भारतीय संविधान में निम्न संकल्पनाएं न्यायपालिका को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष घोषित करती हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष घोषित करती हैं, ठीक है।
अब इन संकल्पनाओं को देखेंगे जो उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष घोषित कर रही हैं। सबसे पहली बात तो उसमें यही है जो मैंने कल नियुक्ति के संदर्भ में बताई। संविधान ये तो कहता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका अध्यक्ष है। तो संविधान में नियुक्ति के मामले में कार्यपालिका को जिम्मेदारी सौंपी गई है न्यायपालिका से संबंधित। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रखा कई मामलों में, उन्हें हम लोग एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले कहते हैं, जिसको न्यायाधीश केसेस के नाम से या जुडिशियल केसेस के नाम से भी इन केसेस को जानते हैं। ये 3 केस हैं। सबसे पहला केस जहां तक मुझे याद है 1982 में था या 1986 में था, 82 में था शायद। दूसरा मामला 1993 में था जिसे एसपी गुप्ता के नाम से हम लोग जानते हैं, और एक तीसरा मामला 1998-1999 में था जिसमें राष्ट्रपति ने 143 के अंतर्गत 143 के अंतर्गत सलाह मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से इसी मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपनी सलाह दी। यानी ये इनरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला मामला था। सर इस्माइल फारूकी, हाँ इस्माइल फारूकी 1998-1999 में। सर ये कंफर्म इस्माइल फारूकी वाला मामला है ये। मुझे याद नहीं है ये किसका वाला मामला है, लेकिन 1998 और 1999 का ये मामला है जिसमें शायद 143 के अंतर्गत, ये इनरी वाला मामला है जिसमें 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने सलाह मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से कि इसमें क्या किया जाना चाहिए। एक बार आप चेक कर लेना इसे और मुझे भी बताना। ये अयोध्या वाला ही मामला है, इस्माइल फारूकी वाला। अच्छा, न्यायाधीशों के नियुक्ति से संबंधित? नहीं सर, वो जो मंदिर अयोध्या मंदिर वाला था, इस्माइल फारूकी वाला। तो हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, ये वो नहीं है मामला। ये 1998 1999 वाला मामला ये था, नियुक्ति की बात थी। तो चलो मैं उसे समझाऊंगा अभी सारे को। फिलहाल मैं इसको एक बार क्लियर कर दूं, फिर मैं उसको सारे को समझाता हूं। इसमें 1998-99 वाले मामले में 143 के अंतर्गत, जिसमें राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है, सलाहकारी भूमिका है न्यायपालिका की, तो राष्ट्रपति ने वो मांगी, सलाह मांगी नियुक्ति को संदर्भ में कि नियुक्ति की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो क्या हो। ये इनरी है, इनरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला मामला है। समझ आ गया। ये ना इस्माइल फारूकी वाले में राष्ट्रपति ने सलाह देने से इनकार कर दिया था, सलाह लेने से इनकार कर दिया था सर। ये वाला इस्माइल फारूकी वाला ये ना ये वो वाला मामला नहीं है। ये न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाँ ये न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मामला है। उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने वही देने से मना कर दिया था। वो फारूकी वाले मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने से मना कर दिया था। तो 143 की फिर डेफिनेशन ये निकल के आई कि जो सलाहकारी भूमिका में, जो न्यायपालिका की सलाहकारी भूमिका है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है उसका, तो उसमें ये है कि वो सलाह देने से भी इनकार कर सकता है। ये इस्माइल फारूकी वाले मामले में ये निकल के आया सामने कि आवश्यक नहीं है वो सलाह दे, और राष्ट्रपति के लिए भी आवश्यक नहीं है कि सलाह को मान ले। लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में नहीं, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में न्यायपालिका बाध्य है सलाह मानने के लिए, वो राष्ट्रपति बाध्य है सलाह मानने के लिए। लेकिन वो सलाह कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत दी गई हो। तो इस वाले मामले में हम लोग कॉलेजियम सिस्टम को देखेंगे, एक तो कि कैसे वो निकल के सामने आया, कॉलेजियम सिस्टम भारत में कैसे बना, इन केस लॉज को देखेंगे तीनों को, और इसी को फिर स्वतंत्रता से जोड़ेंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका की संकल्पना से जोड़ेंगे। ये हम लोग इसमें करेंगे इस वाले पॉइंट में, एक पॉइंट में ही। तो यहां से 2 सवाल हमारे क्लियर होंगे। एक तो कॉलेजियम व्यवस्था कैसे इवॉल्व हुई, इसके ऊपर कई बार सवाल आया है।
कॉलेजियम व्यवस्था की व्याख्या करिए तथा इसमें इसके अधिक सशक्तिकरण के लिए सुझाव दीजिए। एक इस तरीके का सवाल आया है इसमें कई बार। तो ये देखेंगे और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित हम बातें देखेंगे। देखो, इसमें पहला पॉइंट आप लिखना, भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, according to the Indian Constitution, the appointment of Supreme Court judges, Supreme Court and High Court judges is being conducted by President. इसमें कंटिन्यूएशन में लिखना, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट the other judges of Supreme Court, on the advice of Chief Justice of India, Chief Justice of India. इस प्रकार यद्यपि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का हस्तक्षेप तो है, परंतु यह सीमित है। So in the appointment of judges, there is intervention by executive, but only limited level. अगले पॉइंट से लिखना। अब इसमें कॉलेजियम व्यवस्था को देखते हैं कि कैसे आई। अगले पॉइंट से लिखना, अगले पॉइंट से इसमें लिखना, वर्ष 1982 में सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श सर्वोच्च न्यायालय के
सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात, अन्य न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात ही देगा। बल्कि वहां पर सलाह लिखिए, परामर्श की जगह सलाह लिखिए। राष्ट्रपति को सलाह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श करने के पश्चात ही देगा। ठीक है, मतलब आर्बिट्रेरी नहीं देगा कि राष्ट्रपति को कोई सलाह दे दी उसने और राष्ट्रपति उसे मान लेगा, उसी को कर लेगा। वहां पर सलाह ऐसे ही नहीं देगा वो, बल्कि अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करने के साथ देगा। लेकिन कौन होंगे अन्य न्यायाधीश, इस बात का जिक्र नहीं था। 1982 में दो बातें सामने आई 1982 वाले मामले में। इसमें एक तो उन्होंने ये कहा कि जो परामर्श है, जो यहां शब्द है परामर्श, इसका मतलब विचारों का आदान प्रदान है। यानी ऐसे न्यायाधीशों से जिनसे परामर्श करना मुख्य न्यायाधीश उचित समझे, ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करके, और इस परामर्श का मतलब है वैचारिक आदान प्रदान, यानी बातचीत के माध्यम से अपनी सलाह राष्ट्रपति को देगा न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में। ये बात 1982 में आई। फिर 1993 में एसपी गुप्ता वाला मामला आया, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ECI से सेकंड जजेस केस के नाम से जानते हैं। 1982 वाला फर्स्ट जज केस था वो। सर 1982, हाँ, एसपी गुप्ता हाँ, वाला। 1982 वाला फर्स्ट जजेस केस है, 1993 वाला सेकंड जजेस केस है। इस जी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने, कि वो वैचारिक आदान प्रदान नहीं है, बल्कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से विस्तृत चर्चा करने के पश्चात ही अपनी सलाह राष्ट्रपति को देगा। इस तरीके से दो चीजें क्लियर हो गई यहां पे। एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि पहले में तो केवल फर्स्ट जजेस केस में केवल वैचारिक आदान प्रदान आया था, कोई परामर्श की या उसको लिखित रूप में, जिसको लिखित रूप की बात नहीं आई थी, इन रिटन नहीं आता। अब इन रिटन होती है कॉलेजियम की कार्रवाइयां। सेकंड जजेस केस से एक तो कॉलेजियम की कार्रवाई रिटन हो गई कि जो वैचारिक आदान प्रदान होगा वो मौखिक नहीं होगा बल्कि लिखित होगा। और किसके साथ होगा ये क्लियर हुआ। तो किसके साथ होगा, दो सर्वोच्च जो जज होंगे हायरार्की में सुप्रीम कोर्ट में, उनके साथ वो वैचारिक आदान प्रदान करके लिखित में अपनी सलाह या परामर्श सलाह राष्ट्रपति को देगा। अब एक थर्ड जजेस केस आता है, यही 1998-1999 में। इसमें खुद प्रेसिडेंट ने पूछा सर्वोच्च न्यायालय से कि क्या मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानने के लिए विवश है राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में यह कहा कि यदि मुख्य न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से लिखित रूप में विचार विमर्श करने के पश्चात सलाह राष्ट्रपति को दी है, तब तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, अदरवाइज तो बाध्य नहीं है, लौटा सकता है। इसलिए कॉलेजियम व्यवस्था जो अब है
जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ लिखित रूप में सलाह प्राप्त करके या लिखित रूप में सलाह या वैचारिक आदान प्रदान करके अपनी सलाह राष्ट्रपति को देता है नियुक्ति के लिए, और तब राष्ट्रपति से स्वीकार करता है। अगर राष्ट्रपति को यह लगे कि परामर्श की प्रक्रिया ये नहीं, इस परामर्श की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, यानी कॉलेजियम व्यवस्था का पालन नहीं हुआ, तब फिर राष्ट्रपति इस प्रकार की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं, वो उसे डिनाई कर सकता है। ये थर्ड जजेस केस था। एक चौथा जजेस केस था जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, शायद वो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जहां तक मुझे याद आ रहा है, जिसे रद्द किया गया एनजेक वाले मामले को। 99 था। हाँ, तो उसमें विधि मंत्री की सलाह, जो कॉलेजियम व्यवस्था थी उसमें कार्यपालिका का भी हस्तक्षेप कर दिया था। यानी जो कॉलेजियम था उसमें अब केवल उसमें न्यायपालिका नहीं थी, बल्कि उसमें 3 लोगों को और शामिल किया गया। और वो 3 लोग कौन थे? एक तो विधि मंत्री, एक कोई जाना माना जुरिस्ट, न्यायवेत्ता, जिसे राष्ट्रपति उचित समझे, जिसका अपॉइंटमेंट या जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे, और तीसरा कोई सीनियर आईएएस ऑफिसर, जिसे न्याय से संबंधित विषयों में जिसका हस्तक्षेप हो। इस तरीके से ये 9 लोगों का कॉलेजियम हुआ, 8 लोगों का कॉलेजियम हुआ, और ये 8 लोगों का कॉलेजियम फाइनल करेगा अब अपॉइंटमेंट्स। जुडिशरी ने ये कहा, जस्टिस केहर ने इसमें स्पेशली, कि ये कार्यपालिका का हस्तक्षेप है स्वतंत्र न्यायपालिका की कॉन्सेप्ट में, क्योंकि कार्यपालिका न्यायिक नियुक्तियों में हस्तक्षेप अगर करेगी तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रह पाएगी। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता चूंकि बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, इसलिए ये संवैधानिक संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है, और इसको एनजैक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को उन्होंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो जो 4th जजेस के मामला था, वो 4th जजेस मामला ये था जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल को या एक्ट को नल एंड वॉइड किया न्यायपालिका ने 2015 में। एक संवैधानिक पीठ बनी थी, चीफ जस्टिस थे उस समय जस्टिस केहर, जेएस केहर, उनकी अध्यक्षता में। क्लियर है ममता जी? क्या मैं समझा पाया अब आपको? जी सर, क्लियर। बाकी लोगों को समझ में आया? सर मैं लास्ट वाला नहीं समझा, अमेंडमेंट 99 वाला जो आप बता रहे थे सर। इसमें ये किया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 99 आया, इसमें सरकार ने ये किया, इस बिल में कॉलेजियम में 3 लोग और ऐड कर दिए। इन्होंने कहा 4 तो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, 1 चीफ जस्टिस होगा, ये तो जुडिशरी के लोग हो गए। 3 इसमें और ऐड करिए उन्होंने कहा 1 तो विधि मंत्री होगा, कानून मंत्री, उस कॉलेजियम का सदस्य, वो भी सलाह देगा। 1 कोई जाना माना विधिवेत्ता होगा, ज्यूरिस्ट, और वो कौन होगा? जो राष्ट्रपति की निगाह में जाना माना हो। इसका मतलब जिसे राष्ट्रपति अपॉइंट करे, और राष्ट्रपति किसे अपॉइंट करेगा? जिसे मंत्रिमंडल जिसकी सिफारिश करे। तो इसका मतलब यह हुआ कि मंत्रिमंडल जिसकी सिफारिश करेगा, राष्ट्रपति उसे अपॉइंट करेगा। और ऐसे ही राष्ट्रपति किसी एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को भी उसमें नियुक्त करता। ये 3 लोग सरकार की तरफ से आएंगे या सरकारी सदस्यों के रूप में इसमें हिस्सा लेंगे। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट के थ्रू ये अमेंडमेंट किया गया। इस तरीके से अब कॉलेजियम में 8 लोग हो गए।
इसके विरोध में पीआईएल दायर की गई और ये पीआईएल कुछ एडवोकेट्स ने ही दायर की सुप्रीम कोर्ट के, जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से ये केस है और इसमें इसको फोर्थ जजेस केस के नाम से भी जानते हैं। जस्टिस केहर की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इसमें इस बिल को, एनजैक बिल को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, असंवैधानिक घोषित किया। और इसलिए असंवैधानिक घोषित किया क्योंकि उन्होंने ये कहा भारत में न्यायपालिका की संकल्पना स्वतंत्र न्यायपालिका की संकल्पना है। जुडिशरी भारत में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, लेकिन अगर कार्यपालिका का हस्तक्षेप हुआ न्यायपालिका की नियुक्ति में, तब वो इंडिपेंडेंस नहीं रह जाएगी। और ये जो 3 लोग हैं, ये कहीं ना कहीं कार्यपालिका की का जो हस्तक्षेप है उसे करते हैं, उसे हस्तक्षेप को करेंगे, उसके हस्तक्षेप को बढ़ावा देंगे। क्यों? क्योंकि ये कार्यपालिका के सदस्य होंगे तीनों। इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है वो हार्म होगी और इसीलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया उन्होंने। ठीक है जी सर, क्लियर। ये कॉलेजियम व्यवस्था है जो अस्तित्व में आई। तो कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में कैसे आई? इन 4 केसेस के माध्यम से कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में आई। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति ये है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। कैसे? वो अपनी न्यायिक नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से करती है, जिसमें न्यायपालिका पूर्णतया आंतरिक रूप से अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है, परंतु वह मनमाने तरीके से निर्णय नहीं ले सकती। कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश लिखित रूप में 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशवरी के पश्चात ही अपना परामर्श लिखित रूप में राष्ट्रपति को देगा तथा राष्ट्रपति इस प्रकार के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। परंतु यदि उपरोक्त व्यवस्था के अंतर्गत परामर्श न दिया गया हो, तब राष्ट्रपति इस प्रकार के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये मामला 1998, 1999 थर्ड जजेस केस में क्लियर हुआ। तो जो थर्ड जजेस केस की कॉलेजियम व्यवस्था है, थर्ड जजेस केस में जो अंतिम व्यवस्था बनी, वो आज भी उसी तरीके से लागू है। ठीक है, तो आप ये बातें लिख लीजिए। क्या लिखा था लास्ट पॉइंट बताइए। सर ये लिखा था कि न्यायाधीश परामर्श के पश्चात ही देगा, न्यायाधीशों के परामर्श के पश्चात ही देगा। हाँ, अब इसमें अगले पॉइंट में लिखना, परंतु 1982 में प्रथम न्यायाधीश मामले में यह कहा कि परामर्श का मतलब या मुख्य, ऐसा लिखिए, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श का मतलब, ये किसका परामर्श है तो समझ में नहीं आया ना। मुख्य न्यायाधीश के परामर्श का मतलब अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से वैचारिक आदान प्रदान है, वैचारिक आदान प्रदान है। और यहां ब्रैकेट में लिखना मौखिक, ओरली। ठीक है, वैचारिक आदान प्रदान है, ब्रैकेट में लिखना मौखिक, है ना। अंग्रेजी में लिखिए, इन द फर्स्ट जजेस केस इन 1982, the meaning of consent is only oral discussion
by Chief Justice of India, by Chief Justice of India with other senior judges, with other senior judges। ठीक है, मतलब कंसेंट जो लेगा वो अदर जजेस से ओरली ले लेगा, इसका मतलब केवल इतना ही है, सीनियर जजेस से। अब अगले पॉइंट से लिखना, सर बट हाँ हाँ खुशी बताओ। सर आपने इससे रिसेंट वाला, इससे पहले वाला वो इंग्लिश में नहीं कराया था पॉइंट। पहले वाला अंग्रेजी में रह गया, यस सर। क्या था वो पहले वाला, अब तो मुझे याद नहीं। पहले वाला पॉइंट बताओ कोई, क्या था सबसे पहला? सर सबसे लास्ट इंग्लिश में ये था, आपने लिखा है सो इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस देयर इज इंटरवेंशन बाय एग्जीक्यूटिव बट ओनली लिमिटेड लेवल, लास्ट यही था। हाँ तो यही तो, ये तो मैंने लिखाया है। इसको एक बार आप फोटो खींच के इसको ग्रुप पे डाल दीजिएगा या बोल दीजिए धीरे धीरे, जिससे बाकी लोग नोट कर लें, अगर हो सकता है किसी ने ना नोट करा हो, तभी मैं सेकंड जजेस मामला कराता हूँ। सो इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, so in the appointment of judges there is intervention by executive, there is intervention by executive but only limited level, but only limited level। हो गया? हाँ मैं सर ये सब क्लास के बीच में डिस्टरबेंस की एक पॉइंट रह गया, वो पॉइंट रह गया सर, ये तो ग्रुप पर भी डिस्कस हो सकता है, बीच में क्यों होता है सब ये सर, सब ठीक नहीं आई थिंक। नहीं जरूरी है, और इसलिए क्योंकि किसी का जब छूट जाता है तो फिर वो कनेक्शन बन नहीं पाता, और बीच में छूट गया सर आगे ग्रुप का उसी चीज कनेक्शन के बना लिए तो नहीं। है सर, ग्रुप ग्रुप तो है, खैर नीचे चैट होती है उसमें, ये सब उसी चीज के लिए है। नहीं नहीं, ग्रुप का मतलब ये है कि कहीं लिखित में कुछ छूट गया है, रह गया है, और किसी कोई नहीं आ पाया है उस दिन क्लास में, उसके लिए भी है। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें ये कोई इंटरवेंशन नहीं, इतना तो चल जाता है कि कोई रह गया है कोई बात तो हम लोग उसको पूछ लें, ये कोई नहीं, ऐसा तो चलता है। इतना तो हमें सहिष्णु होना पड़ेगा, टॉलरेंट होना पड़ेगा, क्योंकि सहिष्णुता एक मूल्य है, एक वैल्यू है। और जब ग्रुप में हम लोग काम करते हैं या एक और बहुत सारे लोगों के साथ भी हम लोग जुड़े हुए होते हैं, तब फिर कंसर्न्स जो होते हैं वो तो होते ही हैं, उसमें रिसेप्टेंस होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलो कोई बात नहीं, अगले पॉइंट से आप इसमें लिखना। सर आपने ये इंग्लिश, हाँ सर प्लीज सर आपने ये इंग्लिश में लिखवाया, इसके बाद आपने एक पॉइंट हिंदी में लिखवाया था जो था प्रेसिडेंट। ज्योति जी जरा लास्ट वाला पॉइंट हिंदी में बोलिए, मुझे भी लग रहा है कि वो मैंने छोड़ दिया है। हाँ जी, एक मिस है जी सर, मिस है वो ये सीमित तक के लिए बोल रही है करिश्मा जी, उसके बाद भी 3 लाइन्स हुई है सर। ये हाँ है वो जरा वर्ष लाइन बोलिए अंग्रेजी में। जी, वर्ष 1982 में सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के परामर्श के पश्चात भी देगा। ये वाली लाइन इंग्लिश में चलो नहीं एक है काम, हाँ ये वाली लाइन इंग्लिश में नहीं हुई है सर। एक्चुअली आपने समझाना शुरू कर दिया और वो लिखवाना भूल गए, ऐसे हुआ। इसमें आप अंग्रेजी में इसे लिख लीजिए। In 1982 अब मेरे भी दिमाग से निकल गया बिल्कुल। एक काम करना, मुझे इसको हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों आप लिख के भेजना है, इसको फोटो, और जब मैं ऐसे कूद जाया करूँ ना आगे, तो फिर आप मुझे उसी समय रोक दिया करो, क्योंकि अब मेरे भी वो दिमाग से बिल्कुल निकल गया। मैं यहाँ पे इसको रोकूंगा। अब आप इसमें सीधे आ जाइए दूसरे जजेस केस के ऊपर। आप मुझे दोनों ही लाइंस का मीनिंग तो सेम ही है, दोनों लाइंस का मीनिंग तो सेम ही है। हाँ वो आप फिर भी मुझे इसको भेज दीजिएगा, मैं इसकी ट्रांसलेशन करके आपको भेज दूंगा ग्रुप पे। अगले मामले में आइए, अगला पॉइंट आप उसमें देखिए।
परंतु वर्ष 1993 में एसपी गुप्ता बनाम भारत सरकार के मामले में एसपी गुप्ता बनाम भारत सरकार के मामले में अपने पूर्व के निर्णय को परिवर्तित कर दिया, अपने पूर्व के निर्णय को परिवर्तित कर दिया। बट सुप्रीम कोर्ट बल्कि रिव्यू लिखिए यहां पर, बट सुप्रीम कोर्ट रिव्यू इट्स डिसीजन in the matter of SP Gupta versus Union of India in 1993. In 1993, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, in this matter, Supreme Court stated that मुख्य न्यायाधीश के परामर्श का अर्थ केवल वैचारिक आदान प्रदान ही नहीं बल्कि लिखित सहमति है। In this matter, Supreme Court stated that the meaning of consent is not only oral discussion, is not oral discussion, but a written consent, ठीक है। ओरल डिस्कशन नहीं है, एक लिखित में कंसेंट है। And this written consent must be based on the written discussion with two वरिष्ठ जज को क्या कहेंगे? सीनियर मोस्ट, with two senior most judges of Supreme Court, तथा यह सहमति लिखित रूप में दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ लिखित परामर्श के आधार पर ही दी जानी चाहिए। ठीक है, और इसे ही सेकंड जजेस केस के नाम से जानते हैं। तो लिखो, इसे द्वितीय न्यायाधीश मामले के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द सेकंड जजेस केस। ठीक है। और हाँ करिश्मा जी, क्या पूछ रहे थे आप? सर एक तो शायद ये पॉइंट रह गया फिर से, जो लास्ट आपने कोई बोला पॉइंट ना, नहीं second रहा, judges मेरे से हिसाब से पहले। ठीक ही है, कोई पॉइंट नहीं रहा। ओके सर। सर ये ये मेरे केस हिसाब से ठीक। साइटेशन 1982 है ना? 1993 है। सर 82 है। गुप्ता की 82 है। 82 है। गुप्ता सर 82 है ना?
सर हमारे में भी 82 ही दे रखा है। कौन से वाला? एसपी गुप्ता? जी सर, वो तो एडवोकेट कोर्ट ऑन रिकॉर्ड्स की है 93 तो। हाँ जी 93 वही है। एसपी गुप्ता हाँ हाँ 88 हाँ 88, अच्छा हाँ नहीं ठीक है वो एसपी, हाँ ये सही है। 1993 वाला जो मामला है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वर्सेस यूनियन, ये एसपी गुप्ता वाला नहीं है। एसपी गुप्ता वाला 1982 का है शायद। जो फर्स्ट जजेस केस है वो है एसपी गुप्ता। इसमें मैंने क्या लिखवाया आपको? मैंने शायद, लिखवा दे फिर। हाँ तो उसको ऊपर वाले में कर लो, एसपी गुप्ता वाले में 1982 वाले को एसपी गुप्ता लिखो। ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 वाला। इसको यहां पर अगर मैंने एसपी गुप्ता लिखवा दिया है तो इसको यहां से एसपी गुप्ता काट के 1982 वाले में एसपी गुप्ता लिख दो। एसपी गुप्ता बना भारत संघ। और 1993 वाले मामले में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लिख लो एसपी गुप्ता की जगह। ठीक है। अब अगले पॉइंट से लिखो। सर सेकंड जजेस केस फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होगा? हाँ ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड था। सेकंड जजेस केस जो था वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड था। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और थर्ड जजेस केस में है सर एसपी गुप्ता फर्स्ट जजेस केस। हाँ एसपी गुप्ता फर्स्ट जजेस केस था जो 1982 में आया। ओके सर। जिसमें उन्होंने वैचारिक आदान प्रदान की बात कर दी थी। सहमति लिखित रूप में नहीं हो सकती, वैचारिक आदान प्रदान के बाद दे दे वो निर्णय अपना। लेकिन उसको बदल दिया गया 1992 में, ये 1993 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स। अब इसमें फिर से एक केस आया 143 के अंतर्गत। ये 1998-1999 का है। इसमें राष्ट्रपति ने स्वतः सलाह मांगी कि ये क्या किया जाना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अगर वो रिटन कंसेंट बहुमत के आधार पर है और लिखित रूप में है, और बहुमत भी 4 सर्वोच्च न्याय मतलब एक मुख्य न्यायाधीश ने अन्य 4 जो सर्वोच्च न्याय वरिष्ठ न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनसे परामर्श करने के पश्चात दी है और बहुमत से दी है। मान लो अगर सर्वसम्मति नहीं बन पाई, म्यूचुअल कंसेंट नहीं बन पाया, तो फिर बहुमत के आधार पर वो सलाह दी हो तब तो उसे मानने के लिए बाध्य है राष्ट्रपति, अदरवाइज तो बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति ने यही पूछा था कि जो न्यायिक नियुक्ति के मामले में जो सलाह मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को दे, क्या राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है? तो थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वो केवल तभी बाध्य है जब वो सलाह सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से बहुमत के आधार पर लिखित रूप में राष्ट्रपति को दी गई हो, और यदि इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तब राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो लिखो इसमें, बट इन थर्ड जजेस केसेस, इन थर्ड जजेस केस, परंतु, या एक काम करते हैं, सुनो, इस थर्ड जजेस केस को कल लिखेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स की समस्या ये है कि उनको सर के यहाँ पे जाना पड़ता है और सर अब शार्प 9 बजे क्लास शुरू कर देते हैं, तो फिर उनको जाया नहीं जाता और परेशानी हो जाती है। कल कई लोगों ने ये बात मुझसे कही। तो 40 होने वाले हैं, 8:40, तो मैं 20 ही मिनट है आपके पास। अगली क्लास आप फिर 11 बजे तक चलती है आप लोगों की, 2-2.5 घंटे वो क्लास होती है। तो यहाँ मैं रखता हूँ इसे, आगे मैं इसे थर्ड जजेस केस और फोर्थ जजेस केस को कल का नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। देखो ऐसा हो सकता है कि कल क्लास ना हो, कारण उसका मैं कल सर के साथ रहूंगा सुबह से ही, पवित्र सर के साथ, और ऐसा हो सकता है कि कल कोई भी क्लास ना हो। क्यों? क्योंकि मुझे सुबह ही जाना है 6:30 बजे सर के यहाँ, और उसके बाद मैं कब लौटूंगा मुझे नहीं पता। सर के साथ रहना है, कहीं जाना है हम लोगों को कल, और फिर वहां से मैं किस समय तक लौटूंगा ये मुझे नहीं पता।
तो कल की सुबह की क्लास नहीं होगी, कल शनिवार है ना, हाँ, तो कल ऐसा है कि कल कोई भी क्लास नहीं होगी, क्योंकि दोपहर वाली भी शायद नहीं होगी, मैं दोपहर में वो कर दूंगा, क्योंकि मुझे ही नहीं पता मैं कब आऊंगा वहां से, तो मैं दोपहर में आज अनाउंस कर दूंगा, कल का ऑफ रहेगा, तो मैं कल सर के साथ रहूंगा, हम लोग मंडे में मिलके इसे कंप्लीट कर लेंगे इस मामले को, ठीक है। हाँ चंचल, आप कुछ पूछ रहे थे? गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। सर मैं ये पूछ रही थी, जो आपने एक केस दिखाया था एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वाला, जो ये हेल्ड था, ये इसी केस का था या एसपी गुप्ता वाला था फिर? न, एसपी गुप्ता वाला तो 1982 वाला मामला है, 1993 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला मामला है, और 1993 में इंद्री वाला सर उसका मामला हेल्ड है। अलग है? हाँ, इसका हेल्ड अलग है। हाँ ममता जी। ओके सर, थैंक सर यू। एसपी गुप्ता वाले मामले को इसमें ये ऑन रिकॉर्ड वाले मामले में उलट दिया था। हाँ उलट दिया था। 90, हाँ जी, और थर्ड वाला यही है ना, एनरी प्रेसिडेंशियल वाला हाँ जो जी, है हाँ जी, हाँ 99 जी, वाला, हाँ जी, हाँ जी, इस हाँ हाँ जी, जी, इसमें ना सलाह। सर उसमें मुझे एक बात, इसमें 1993 वाले मामले को और इलाबोरेट कर दिया था इंद्री वाले मामले सर में। जी सर, इसमें प्रेसिडेंट ने सलाह जी मांगी सर, थी 143 में। जी सर। हाँ, तो वास्तव में जो कॉलेजियम सिस्टम आया वो इसी के बदौलत आया, 1998 1999 वाला मामला इंद्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सर एक ना जो कल आपने क्वेश्चन डाला था सर, उसका एक चीज पूछनी थी सर। जैसे इसमें विधि के हाँ, शासन की अवधारणा वाला आपने क्वेश्चन डाला था सर, इसमें हम ये शुरुआत ये कैसे करें कि जुडिशरी में विधि को इसको ना, हाँ ये जुडिशरी में 1992 या 3 में आए हैं वो शायद सवाल, या इसके एक और बाद भी, तो ये हम नोट से ही हम लोग इसको करेंगे, आप इसको नोट से ही लिखने की जी कोशिश करना, आपको मिल जाएंगे। हाँ अब सवाल जी पूछिए। बस सर थोड़ा सा ये पूछना सर, ये पूछने की कोई कोशिश कर रही कोई थी जैसे हमारा दिवाली के सिक्योरिटी, सर, ये जैसे विधि के शासन है, तो क्या पहले हम विधि को डिफाइन करें इसमें, या सीधा ही विधि के शासन के बारे में चर्चा सवाल करें? पढ़िए, उसमें आप मुझे सवाल पढ़ के बताइए पहले क्या था वो, मैं सर बताऊंगा फिर। मैं बताती हूँ सर। सर विधि के शासन की अवधारणा को किस सीमा तक भारतीय संविधान में मान्यता प्रदान की गई है? रुको संवैधानिक यहीं पे, अब प्रावधानों। जी सर। रुको, अब जी इसमें सर। सीमा पूछी है ना, तो जी विधि के हाँ शासन जी। की सीमा पूछी है इसमें, तो जी सर। आप इसमें सबसे पहले रूल ऑफ लॉ बताएंगे क्या है, और विधि के शासन की सीमा बताएंगे क्या है। तो विधि के जी शासन, सर। अब अच्छा आगे पढ़िए, आगे क्या है। सर इसमें लिखा हुआ है संवैधानिक प्रावधानों एवं नियमित वादों की सहायता से समझाइए। हाँ, तो आपको इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से जो अनुच्छेद वगैरह हैं उनसे रिलेटेड आपको इसमें विधि के शासन को बताना है। अच्छा, ये जी वाला जो सर। मामला है, ये वाला जो क्वेश्चन आया है 1992-93 के आसपास आया होगा, उस समय जुडिशरी एक प्रोएक्टिवली चीजों को कर रही थी, इसीलिए ये सवाल पूछा। तो सबसे पहले तो आप विधि के शासन को इसमें बता दीजिए, वो तो आप सब बता देंगे। अब इसमें सीमाएं उसने विधि के शासन की बताई हैं। तो भारत में विधि के शासन की सीमा ये है कि सर्वोच्च न्यायालय जिस चीज को विधि कहे दैट इज विधि। इसलिए विधि जो है, विधि का शासन वो सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के ऊपर निर्भर करता है, विधि की व्याख्या के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा, इसमें ये लिखेंगे कि कई मामलों में ये देखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने मतों को उलट दिया है, इसलिए एक असमंजस की स्थिति देखने को मिलती है विधि के शासन के बारे में। तीसरी चीज इसमें ये लिखेंगे कि संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के कुछ मतों को उलटने का प्रयास किया गया, जिससे विधि के संबंध में पुनः एक
अस्पष्टता की स्थिति उभर के सामने आती है। एक तरफ संवैधानिक संशोधनों से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय उलट दिए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय पुनः उन संवैधानिक संशोधनों को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है। तो ये तो भारत में है। दूसरा, विधि के शासन में जो डाइसी वाला वो कॉन्सेप्ट मैंने सबसे लास्ट का लिखवाया था, उसे सबसे पहले लिखना कि भारत में विधि का शासन वैयक्तिक अधिकारों का परिणाम नहीं है, बल्कि संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से या संविधान के माध्यम से विधि के शासन को भारत में लागू किया गया है। अब फिर लिखेंगे ये, परंतु विधि के शासन के अंतर्गत ये परेशानियां देखने को मिली, है ना। तो उसमें संवैधानिक संशोधनों के एग्जाम्पल दे दीजिए आप, फिर मामले लिख दीजिए, A.K. गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और गोलकनाथ वाला मामला, मिनर्वा मिल, ये केशवानंद भारती वाला मामला, फिर मिनर्वा मिल्स वाला मामला। इनको बताइए कि कैसे एक तरफ संसद संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से विधि को बना रही थी या विधि को फॉर्म कर रही थी, वहीं विधि की व्याख्या के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उसे उलट रहा था या उलटने का प्रयास कर रहा था। तो इस संबंध में जो विधि क्या है, इसको लेके एक अस्पष्टता की स्थिति बनी। तो ये विधि के शासन की भारत में सीमाएं हैं। आर्टिकल दे दीजिए उसमें, अनुच्छेद 13, 32 और 21, 132। अच्छा, 132 भी तो है। 132 से में कॉन्स्टिट्यूशन मामलों में अपील होती है ना, अपीलेट जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। ये तो मैं भूल ही गया था कल। 132 भी है, 226 है, और बीकाजी वाला केस भी आ जाएगा ना। हाँ, वो भी आएगा। 255, 254 भी है। मैं आपको ये कराऊंगा, मैं आपको ना इसको एक पूरे टॉपिक को कराऊंगा अभी आगे जुडिशियल रिव्यू में, क्योंकि वो 254, 255 भी है। 254, 255 में यही है ना कि राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा होगा, और इस बंटवारे में अगर कोई विवाद आता है तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा। तो यहां से सर्वोच्च न्यायालय को और इंटरवेंशन करने की छूट मिलती है या व्याख्या करने की। तो ये एक समस्याएं हैं कि इनके माध्यम से विधि की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया। तो विधि क्या है यह सर्वोच्च न्यायालय बताता है, बताता है, परंतु विधि का निर्माण करने का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया। इस तरीके से एक अस्पष्टता की स्थिति बनती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों में तथा संसद द्वारा बनाई गई विभिन्न विधियों के अंतर्गत।